पापुआ न्यू गिनी के जंगल में फोर जनजाति के कबीलों में कोहराम मचा हुआ था। लोग चलते चलते अचानक से लड़खड़ाने लगते थे, हाथ पैर कांपने लगता और जोर जोर से हंसने लगते थे। मगर इस हंसी में खुशी का एक जर्रा भी शामिल नहीं होता था, बल्कि एक अंतहीन दर्द और मौत का संकेत छुपी होती थी। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण का इतिहास मानव के विकास के साथ साथ ही शुरू होता है। इतिहासकार मानव द्वारा मानव भक्षण के कारणों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला, सर्वाइवल कैनिबलिज्म यानी अस्तित्व की मजबूरी। भीषण अकाल, जहाज के डूबने या बर्फानी तूफानों में जब मनुष्य के पास भोजन का कोई भी स्रोत बाकी नहीं बचता था, तब इंसान जीवित रहने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हो जाता था, जैसा कि 1972 के एंडीज विमान हादसों में भी देखा गया। दूसरा, रिचुअल कैनिबलिज्म यानी धार्मिक अनुष्ठान। कुछ प्राचीन संस्कृतियों में यह माना जाता था कि मृत व्यक्ति का मांस खाने से उसकी शक्ति, ज्ञान या आत्मा जीवित व्यक्ति में आ जाती है। और तीसरा, पैथोलॉजिकल या मेंटल काउज के तहत आधुनिक युग में भी ऐसी घटनाएं अक्सर गंभीर मानसिक विकृति या आपराधिक प्रवृत्तियों से जुड़ी होती है। मगर आज हम उस जनजाति की बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया फोर जनजाति के नाम से जानती थी। और फोर जनजाति के लोग अचानक बीमार होकर हंसते हंसते मर, और जब उनकी इस रहस्यमय बीमारी का कोई प्रत्यक्ष कारण सामने नहीं था, तो उनका मानना था कि उनके दुश्मन कबीले के लोग उन पर काला जादू कर रहे हैं और ये रहस्यमयी मौत उसी का नतीजा है। इसलिए उनका पूरा ध्यान उस जादूगर को ढूंढकर खत्म कर देने पर होता था। जैसे ही किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण दिखने शुरू होते थे, तो तुरंत ही परिवार के लोग कबीले के तांत्रिक के पास पहुंच जाते थे और तांत्रिक लोग अपराधी की पहचान के लिए एक बांस की लकड़ी से विशेष प्रकार का परीक्षण करते थे। बांस की लकड़ी लेकर संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पुकारे जाते थे और जिस नाम पर लकड़ी हिलती या मुड़ती थी उसे जादूगर मान लिया जाता था। जादूगर की पहचान होने के बाद पीड़ित के रिश्तेदार मिलकर एक समूह का निर्माण करते थे जिसे टुकुबू कहा जाता था। उस समूह का काम जादूगर को सजा देना होता था, जिसे एक रस्म की तरह अंजाम दिया जाता था। वो अपराधी को अकेले में घेर लेते थे, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ दी जाती और उसके शरीर के अंगों को इस तरह कुचल दिया जाता था कि वह तुरंत मरने न पाए, बल्कि धीरे धीरे कई दिनों तक तड़प तड़प कर मरता रहे। उनका मानना था कि ऐसा करने से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो सकता है। हालांकि यह अलग बात है कि ऐसा करने से कभी भी कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। फोर समाज में इसे अपराध नहीं बल्कि न्याय माना जाता था। हजारों की संख्या में लोग इस रहस्यमय बीमारी से निरंतर मारे जा रहे थे और अक्सर जिस व्यक्ति पर जादू टोना करने का संदेह होता था वह व्यक्ति पड़ोसी कबीले का होता था। इससे 2 कबीलों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। अब लोग बीमारी के साथ साथ आपस में लड़ कर भी मरने लगे। इस तरह
भोर जनजाति के लोग दशकों तक इस बीमारी से ग्रसित होकर मरते रहे। उस समय पापुआ न्यू गिनी पर ऑस्ट्रेलिया का शासन था। ऑस्ट्रेलियाई गश्ती अधिकारियों ने शुरुआत में इसे स्थानीय जादू टोना समझकर नजरअंदाज कर दिया, मगर 1957 में अमेरिकी बायोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल्टन वहां पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर जिगास के साथ मिलकर भोर जनजाति के बीच रहकर शोध करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने मरने वालों के दिमाग की जांच की तो पाया कि सभी मरने वालों के दिमाग में छोटे छोटे छेद हो गए थे। वह स्पंज के जैसा हो गया था। बीमारी से मरने वालों के टिश्यू को जब चिंपैंजी में इंजेक्ट किया गया तो 2 साल बाद उस चिंपैंजी में भी वही लक्षण दिखाई देने लगे। इससे यह साबित हो गया कि यह बीमारी एक संक्रामक एजेंट के माध्यम से फैल रही थी। इस दौरान उन्होंने कबीलों की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि भोर जनजाति के लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए उनके शरीर के अंगों को खा जाया करते थे। पुरुष आमतौर पर मृतक के शरीर का मांस खाते थे, जबकि महिलाएं और बच्चे मृतकों के मस्तिष्क और आंतरिक अंगों को खाया करते थे। चूंकि बीमारी फैलाने वाले जहरीले प्रोटीन्स मस्तिष्क में सबसे ज्यादा सक्रिय होते थे, इसलिए महिलाएं बड़ी संख्या में शिकार बनती थी। चूंकि इस बीमारी का मुख्य लक्षण डर से थरथराना, शरीर में तेज कंपन होना और हंसते हंसते मर जाना था, इसलिए स्थानीय लोगों ने इसे कुरु नाम दिया। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि सन 1976 में डॉक्टर कार्ल्टन को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बीमारी का असली और सही कारण समझ आ चुका था। ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने सब भक्षण को गैरकानूनी घोषित कर दिया। गांव-गांव जाकर इस प्रथा को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए गए। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने कबीले के बुजुर्गों और प्रभावशाली लोगों को यह समझाया कि उनके प्रियजनों की मौत का कारण काला जादू नहीं बल्कि मृत शरीर के अंगों को खाना है। भोर जनजाति ने अपने अंतिम संस्कार के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने मृतकों को खाने के बजाय दफनाना शुरू कर दिया। इस बदलाव ने बीमारी के नए मामलों पर तुरंत लगाम लगा दी। कुरु नामक इस बीमारी के प्रायोंस इंसान के शरीर में 5 से लेकर 50 साल तक छिपे रह सकते थे। इसका मतलब यह था कि जिन लोगों ने प्रथा बंद होने के पहले संक्रमित मांस खाया था, उनमें लक्षण सालों बाद दिखाई देने लगे थे। कुरु से होने वाली आखिरी ज्ञात मृत्यु 2005 से 2009 के बीच दर्ज की गई थी। आज कुरु को आधिकारिक तौर पर एक विलुप्त बीमारी माना जाता है। यह चिकित्सा इतिहास का एक ऐसा अनोखा मामला है जहां बीमारी को बिना किसी एंटीबायोटिक या वैक्सीन के सिर्फ व्यवहार परिवर्तन के जरिए खत्म कर दिया गया। कभी कभी समस्याओं का समाधान प्रयोगशालाओं के बजाय समाज की जड़ों और परंपराओं को समझने में भी छिपा होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई शानदार कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।